अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12 शुरू। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है कि एक हॉकी बॉल है जिसका मास हमें दे रखा है 200 ग्राम। पहले ग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे केजी में, डिवाइड बाय 1000 करके, इससे हमारा मास आ जाएगा 0.2 केजी में। फिर उसने बोला है कि ये एक हॉकी बॉल है, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी, ठीक है। फिर हॉकी स्टिक से स्ट्राइक होने के बाद ये अपने ओरिजिनल मतलब कि इस पाथ को रिट्रेस करेगी पर उल्टी डायरेक्शन में जाएगी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये लिखा होगा इसने। तो हमारी यहाँ पर इनिशियल स्पीड दिख रही है 10 की, पर जो हमारी अगर बोले v फाइनल स्पीड क्या दिख रही है, यहाँ पर जो फाइनल स्पीड है वो 5 है, पर उसकी डायरेक्शन जो है वो इनिशियल स्पीड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे लेंगे हम -5। क्या लेंगे? -5 मीटर पर सेकंड। बाकी इसने हमसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम पूछा है इसने हमसे। चेंज इन मोमेंटम क्या आया होगा? तो चेंज इन मोमेंटम होगा हमारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब हमारा फाइनल मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम लिखेंगे तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे। m इसमें से आ जाएगा कॉमन, बचेगा v माइनस u। तो यहाँ पर m की वैल्यू हमारी थी 0.2 की, v की वैल्यू हमारी है -5 और u है हमारा 10। तो आ जाएगा हमारा 0.2 और माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 15, इससे मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा माइनस का 3 हमारा केजी मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज अवर चेंज इन द मोमेंटम, जो कि हॉकी स्टिक ने जो फोर्स अप्लाई किया होगा उस फोर्स अप्लाई होने की वजह से आया होगा जो चेंज इन मोमेंटम, वो हमने निकाल दिया -3 केजी मीटर पर सेकेंड का। ये बात यहाँ जरूर ध्यान रखना कि जो मतलब कि उसकी इनिशियल स्पीड है उस डायरेक्शन में, फाइनल स्पीड उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से उसका साइन माइनस में लेना। अगर माइनस में नहीं लोगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा गलत, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं इसके। अब क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है एक बुलेट है जिसकी मास हमें दे रखी है 10 ग्राम, ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। तो मास दे रखा है हमारा बुलेट का 10 ग्राम, 10 ग्राम। अब मास यहाँ पर ग्राम में दे रखा है, तो ग्राम को पहले किस में कन्वर्ट कर देंगे? केजी में, डिवाइड बाय 1000, तो आ जाएगा हमारा 0.01 केजी। ये मास है हमारा बुलेट का, और इस बुलेट की स्पीड भी दे रखी है हमें। इस बुलेट की इनिशियल स्पीड थी हमारी 150 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे इसने बोला हुआ है ये स्ट्राइक करता है एक वुडन ब्लॉक को और रेस्ट पे आ जाता है। कितने टाइम लगाता है रेस्ट पे आने में? ये 0.03 सेकेंड्स लगाता है, और इतने सेकंड लगा के रेस्ट पे आ जाता है। तो इसमें बोला है डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन क्या रहेगा, कि बुलेट जो है ब्लॉक के अंदर कितना पेनिट्रेट कर गई होगी। और ये भी पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक, मतलब फोर्स कितना वुडन ब्लॉक ने बुलेट पे लगाया होगा। ये दो चीजें पूछी है। तो सबसे पहले कुछ ऐसे समझते हैं इसे। ये हमारा कोई वुडन ब्लॉक होगा, ठीक है। ये वुडन ब्लॉक है, यहाँ पर हमारा एक बुलेट है जो इस तरफ इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रही थी। जो हमारी बुलेट है वो इस डायरेक्शन में अप्रोच करती हुई जा रही है। अब जैसे उसने स्ट्राइक किया है, ठीक है, तो उसने जब स्ट्राइक किया होगा अपनी इनिशियल स्पीड से स्ट्राइक करा होगा, जो स्पीड उसकी थी 150 मीटर पर सेकंड की। और स्ट्राइक करने के बाद बोला है कि कुछ समय बाद वो कहाँ आ चुकी है? रेस्ट पे आ चुकी है। मतलब कुछ पॉइंट बाद उसकी फाइनल स्पीड 0 हो चुकी है, रेस्ट पे आ चुकी है। और कितनी दूरी उसने चली होगी उसे बोल देते हैं s। यही है हमारा डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। ये वुडन ब्लॉक के अंदर इतनी दूरी इसने चल रही होगी, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। जैसी वो यहाँ आई होगी तो अपनी इनिशियल स्पीड से आई होगी u से,
जैसे इससे टकराई होगी उसके बाद इसके अंदर पेनिट्रेट मतलब कि कुछ अंदर घुसी होगी, पर कुछ समय बाद इसकी स्पीड कितनी होगी 0, और जिससे डिस्टेंस जो चला हुआ है वही है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, हमें वो निकालना है। तो मेरे को फाइनल स्पीड भी पता है कितनी है 0। अब यहाँ पर निकालना क्या है s, तो कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, s निकालने के लिए जो दो इक्वेशन होती है दोनों में ही एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर एक्सेलरेशन। अब मेरे पास ये क्वांटिटीज है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगेगी v = u + at, मेरा v यहाँ पर 0, u इनिशियल स्पीड है 150 प्लस एक्सेलरेशन नहीं पता है, टाइम है 0.03, ठीक है, टाइम हमारा 0.03 का है। 150 इधर आ जाएगा तो ये जाएगा माइनस का 150 = a × 0.03, a और माइनस का 150, 0.03 कहाँ जाएगा इसके नीचे, ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं। माइनस का 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हमारा क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, माइनस का 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन बोलेंगे मतलब ये रिटार्डेशन है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ये इसकी स्पीड को क्या कर रहा होगा, घटा रहा होगा। हमें मेन निकालना है s, तो s के लिए कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, v² - u² = d 2as, तो v की वैल्यू वही 0, u की वैल्यू 150, 2 a की वैल्यू माइनस का 5000 × s। अब यहाँ से मुझे s चाहिए तो s को यहाँ अकेला छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे माइनस का 150 का स्क्वायर है तो 150 × 150 लिख देते हैं, नीचे आ जाएगा ये सारा माइनस का, और इसको 2 को 5000 से मल्टीप्लाई कर दोगे 10,000 आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का साइन आगे लिख दिया उससे, ठीक। तो इससे ये काट दिए, काट देते हैं, बाकी हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 225/100, तो यहाँ से s की वैल्यू हो जाएगी 2.25 मीटर, 2.25 मीटर, यही है हमारा डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। अब हमारा डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन आ गया, मतलब इसने इस वुडन ब्लॉक के अंदर इतनी दूरी तय करी होगी, फिर उसके बाद ये बुलेट 0, उसके बाद ये रेस्ट पे आई होगी। अब दूसरी चीज इसने पूछी थी कि फोर्स क्या लगाया होगा वुडन ब्लॉक ने इस पे, तो इस पे फोर्स कितना लगाया, मतलब इसका मास लेंगे और एक्सेलरेशन जो वुडन ब्लॉक ने इस पे लगाया वो लेंगे, रिटार्डेशन जो उसने इसको प्रोवाइड किया। तो फोर्स निकालना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इसका 0.01, एक्सेलरेशन इसका हमारा आया था माइनस का 5000, -5000 पे हो जाएगा माइनस का 50 न्यूटन। तो हमारा जो फोर्स लगा होगा इस बुलेट पे वो -50 न्यूटन का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है 1 kg, वो ट्रेवल करता है। क्वेश्चन 14, एक ऑब्जेक्ट है इसका मास दे रखा है 1 kg, ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, उसकी कुछ इनिशियल स्पीड भी है 10 मीटर पर सेकंड। तो बोल देते हैं उस ऑब्जेक्ट का मास हमारा 1 kg, वो स्ट्राइक कर रहा है किसी एक चीज से, बाद में जाके बोला भी है कोलाइड करता है, और कोलाइड करने के बाद वो उसके साथ चिपक जाता है, किसके साथ, एक वुडन ब्लॉक के साथ, जो कि उसका मास हमें दे रखा है 5 kg का। तो सबसे पहले इसकी सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसका मास ये था, उसकी इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी। अब सेकेंड बात इसमें बोली है कि ये ना एक चीज से टकराता है, एक बड़ा सा वुडन ब्लॉक, ठीक है। एक वुडन ब्लॉक से ये टकराता है जिसका मास, उसके मास को मैं कैपिटल एम से लिख देता हूँ कि इसका मास बड़ा है 5 kg, इसके मास के स्मॉल एम से लिख दिया इस ऑब्जेक्ट के मास को, और इसके इस बड़े वाले के मास को लिख दिया 5 kg, वो 5 kg को लिख दिया मैंने कैपिटल एम से, ठीक। अब इसने बोला है कि ये इसके साथ टकराता है, और टकराने के बाद क्या होता है, ये इससे स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है,
और उसके बाद ये एक ही साथ चलते हैं। अभी दोनों एक साथ चलने लगे हैं। तो जस्ट इसने पूछा है टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट, आफ्टर द इम्पैक्ट और वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। और इसका मतलब क्या है देखते हैं इधर। तो ये ऑब्जेक्ट इससे टकराया, टकराने के बाद ये दोनों क्या हुए, एक साथ चिपक गए, और एक साथ चिपकने के बाद दोनों की स्पीड कुछ एक ही हो गई होगी, दोनों एक ही स्पीड से चलते हुए जा रहे होंगे। इसकी इनिशियल स्पीड होती है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड की, और इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी हमारी 0। अगर मैं इधर ऑब्जेक्ट के बारे में लिखता हूँ, इधर वुडन ब्लॉक के बारे में, तो वुडन ब्लॉक की जो हमारी इनिशियल स्पीड है वो कितनी है 0। वुडन ब्लॉक की इनिशियल स्पीड क्या हमारी 0। बाकी इसमें इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालना है बिफोर द इम्पैक्ट, आफ्टर द इम्पैक्ट। तो मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट होने से पहले क्या मोमेंटम होगा, तो इम्पैक्ट होने से पहले का मोमेंटम निकालना है। तो इसका भी इनिशियल मोमेंटम लेते हैं mu प्लस इसका भी इनिशियल मोमेंटम ले लेते हैं। दोनों के इनिशियल मोमेंटम को ऐड कर दो, बिफोर इम्पैक्ट हमारा मोमेंटम आ जाएगा। तो इसका ही मास था हमारा 1 और ये 10 और ये था हमारा 5 × 0। तो हमारे यहाँ सॉल्व करेगा जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। कब मोमेंटम आ जाएगा बिफोर इम्पैक्ट, ऐसे निकालेंगे मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। तो मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट निकालना, तो अब हमें इसका मोमेंटम लेना है, तो इसमें हम फाइनल स्पीड लेंगे। अब जैसे इस ऑब्जेक्ट का मास m था, अब मोमेंटम होता है mv, तो फाइनल मोमेंटम के लिए क्या लेंगे फाइनल स्पीड। अब मोमेंटम मतलब आफ्टर इम्पैक्ट की बात करें, आफ्टर इम्पैक्ट के बाद इसकी स्पीड कितनी हो चुकी है v, तो m × v इसका हो जाएगा प्लस इसका मास m वुडन ब्लॉक का, और उस वुडन ब्लॉक की भी स्पीड कितनी हो चुकी है v, मतलब दोनों की स्पीड v है। तो ये दोनों के मोमेंटम फाइनल वाले मतलब आफ्टर इम्पैक्ट वाले हमने ऐड कर दिए। दोनों में से हमारा कुछ कॉमन आ सकता है, वो है v, तो बचेगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M, v 1 + 5, तो हो जाएगा हमारा 6v। ये है हमारा मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। अभी हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, यहाँ पर हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं, वो अपने आप टकराए हैं। ठीक है, तो इसमें है हमारा एक्सटर्नल फोर्स कितना है यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर है। और हमें पता है जब भी एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर होता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता, तो मोमेंटम क्या रहता है कंजर्व रहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। तो यहाँ बोलेंगे सो मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम हमारा कंजर्व हो चुका है। और कंजर्व होने का मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। अब हमारा इनिशियल मोमेंटम कितने का था 10 का, फाइनल मोमेंटम था 6v का। इनिशियल मोमेंटम ये रहा, फाइनल ये रहा, रख दिया सामने। यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे, v क्या है हमारी 10/6, सॉल्व करेंगे तो 5.3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी v आई। अब ये v थी क्या, v ही तो थी कंबाइंड वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी मतलब ये टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी एक ही हो चुकी थी, मतलब दोनों की वेलोसिटी कंबाइंड थी। तो v है हमारी कंबाइंड वेलोसिटी जो हमारी आ चुकी है 5.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारी कंबाइंड वेलोसिटी आ चुकी है। अब इसने एक चीज पूछी थी, मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट 10 का हो गया, और मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ पर 6v दिख रहा है, पर एक्चुअली मोमेंटम कंजर्व है। तो मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट भी अगर मैं से इसमें v की वैल्यू रखूँ तो वो भी कितना आएगा निकल के 10 ही आएगा। रख देते हैं मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट अगर निकाल के दिखाना है पूरा, तो मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट कितना है हमारा 6v, और यहाँ पर v की वैल्यू आ जाएगी 5.3, और आप इसे सॉल्व कर लेना, यह आ जाएगा 10 kg
मीटर पर सेकेंड। तो हमारा मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट आ चुका है, आफ्टर इम्पैक्ट आ चुका है, कंबाइंड वेलोसिटी आ चुकी है 5.3, और यही सारी इंफॉर्मेशन इसने हमसे पूछी थी इस क्वेश्चन में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास दे रखा है 100 kg, उसे एक्सेलरेट करा गया यूनिफॉर्मली। देखते हैं इसे हटाते पहले। क्वेश्चन 15 में दे रखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, एम की वैल्यू 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of this to this, मतलब इनिशियल स्पीड इसमें 5 मीटर पर सेकंड की ली गई है और फाइनल स्पीड इसमें 8 मीटर पर सेकंड की ली गई है, और इतनी स्पीड बढ़ने में जो है हमारा 6 सेकंड का समय लगा है, ये बोला है इसने बोला इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करो, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल फाइनल मोमेंटम और फोर्स निकालना है, तो बहुत इजी हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी mu। तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास कितना था हमारा 100 और u हमारा था 500 kg मीटर पर सेकंड का इनिशियल मोमेंटम आ गया। फिर निकाल देंगे फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास कितना है वही 100 का, फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी 8 की, तो कितना आ जाएगा 800 kg मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट चीज हमसे पूछी थी फोर्स। फोर्स कितना लगा होगा इस पे, तो फोर्स के लिए एक तो एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, उससे भी यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल के उससे कर लो, उससे भी ये आंसर आएगा। या आपको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें फोर्स देता है। तो फोर्स को यहाँ पर मैं सेकंड लॉ के हिसाब से निकाल के देखते हैं एक बार। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब ऊपर चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज आएगा ऊपर रखो, नीचे टाइम रख दो, ऊपर रख देंगे चेंज इन मोमेंटम, ऊपर रख देंगे हम चेंज इन मोमेंटम, और नीचे है हमारा टाइम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना था हमारा 800 माइनस इनिशियल 500, और टाइम कितना है हमारा 6, तो 800 ये हो जाएगा 300 आ जाएगा हमारा, 300/6 50 न्यूटन। तो हमारा जो, और आप अगर A = v - u/t करके A निकालो और उसे मास से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी तुम्हारा जो आंसर आएगा 50 न्यूटन आएगा। तो इस तरीके से निकाल लो आप। ये एक्सेलरेशन निकाल के, पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, कैसे एक्सेलरेशन निकाल लो v - u/t। अगर आपको ऐसे अलग टफ दिख रहा है तो A से A निकाल लो v - u/t करके, और फिर फोर्स ही तो निकालना है, तो मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करो, तो मास ये रहा, एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा, और तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा 100। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं इसकी एक सिचुएशन बता दूं। इसमें इस क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है, इस क्वेश्चन में ये है कि अख्तर, किरण और राहुल जो थे वो राइड कर रहे थे एक मोटर कार को, जो कि बहुत तेज स्पीड से चल रहा था एक एक्सप्रेस वे पे। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, एक इंसेक्ट जो था उसकी विंडशील्ड पे उस इंसेक्ट ने हिट किया। अब इंसेक्ट ने जैसे ही उसकी विंडशील्ड पे हिट किया होगा, तो क्या हुआ, वो उस विंडशील्ड से चिपक गया। ठीक है, उसकी विंडशील्ड से चिपक गया और वो उसके साथ ही चलता हुआ जा रहा है। तो अब इन तीनों ने क्या किया, इस पे सजेशंस देना शुरू किया। तो किरण ने सबसे पहली सजेशन दी है कि इंसेक्ट के अंदर जो होगा, वो जो चेंज इन मोमेंटम आया होगा, वो चेंज इन मोमेंटम जो मोटर कार के अंदर आया होगा उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा आया होगा। ये सजेशन दिया हमें किरण ने।
फिर दूसरा सजेशन दिया हमें अख्तर ने, अक्सर सेड दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी, मोटर कार मूव कर रही है लार्जर वेलोसिटी से, तो इट एक्सर्ट अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट। इसने बोला, और इसी वजह से इंसेक्ट डाई हो गया। इसने बोला अख्तर ने कि मोटर कार हाई स्पीड से चल रही है तो इस वजह से इम्पैक्ट जो है हमारे इंसेक्ट पे ज़्यादा पड़ा होगा और वो मर गया होगा। तो ये सजेशन दिया हमें अख्तर ने। अब उसके बाद राहुल ने एक अलग ही सजेशन दे दिया, न्यू एक्सप्लेनेशन दिया कि बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। मोटर कार और इंसेक्ट दोनों ने ही सेम फोर्स एक्सपीरियंस किया एंड अ चेंज इन मोमेंटम भी सेम एक्सपीरियंस किया। तो इनकी सजेशंस पे हमें कमेंट करना है, ठीक है। तो अब इनकी सजेशन से पहले हम अपनी सजेशन देते हैं। जब एक इंसेक्ट ने स्ट्राइक किया होगा कार की, मोटर कार की विंडशील्ड पे, तो जब वो टकराया होगा तो एक्शन और रिएक्शन के पेयर्स बने होंगे, एक्शन लगा होगा, रिएक्शन लगा होगा, मतलब फोर्स जो इंसेक्ट पे लगा होगा, फोर्स जो मोटर कार की विंडशील्ड पे लगा होगा, दोनों ही फोर्स बराबर होंगे। सबसे पहले तो ये। दूसरा, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लगा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर है। एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होगा एज अ होल, पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि इंसेक्ट के अंदर जो मोमेंटम में चेंज आया है उतना ही चेंज मोमेंटम में आया होगा मोटर कार के। नहीं, इंसेक्ट का जो मोमेंटम में चेंज होगा वो ज्यादा होगा किसके मुकाबले, मोटर कार के मोमेंटम में चेंज के मुकाबले। अब ये कैसे बोल रहा हूं मैं, सुनो। और इंसेक्ट और मोटर कार की बात करें, दोनों का मास तो सेम नहीं होगा, दोनों के मासेस अलग अलग होंगे। तो जो हमारा जैसे हमने पढ़ा है F इज टू एम ए, तो एक्सेलरेशन का ये रिलेशन दिखाएं तो F अपॉन एम आता है। तो एक्सेलरेशन यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिखती है मास के। अब यहाँ फोर्स तो मैंने बोला इक्वल है दोनों पे, तो फोर्स इक्वल है तो फोर्स को तो देख ही नहीं रहे। रिलेशन देखेंगे एक्सेलरेशन और मास के बीच का, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बन रहा है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो इंसेक्ट की बात करें तो उसका मास बहुत ही कम होगा। इंसेक्ट का मास बहुत ही कम होगा किसके मुकाबले, मोटर कार के मुकाबले। मोटर कार का मास बहुत ही ज्यादा होगा इंसेक्ट के मुकाबले, इंसेक्ट का बहुत ही कम होगा। तो अगर इंसेक्ट का मास कम होगा तो उसका एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। पर यही बात अगर हम यहाँ बोले कि मोटर कार का मास बहुत ज्यादा है तो इसी वजह से उल्टा चलेगा, उसका एक्सेलरेशन घट जाएगा, बहुत ही कम होगा। यह हमें इससे पता चला कि इंसेक्ट का मास कम होने की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ है, और मोटर कार का मास ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन कम हुआ है। इसका मतलब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आने का रेट, मतलब मोमेंटम में जो चेंज हुआ उसका रेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट के अंदर जो मोमेंटम में चेंज आएगा या वेलोसिटी में चेंज आएगा वो क्या होगा। अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं क्लियर, तो जो इंसेक्ट के अंदर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है मोटर कार के वेलोसिटी में चेंज के मुकाबले, और उसका रीज़न है इन दोनों का मासेस। इसका मास बहुत ही कम है और इसका मास बहुत ही ज़्यादा है। इंसेक्ट का मास कम होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा, या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, वेलोसिटी में चेंज बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो अब हम बोलते हैं, ये तो हमने अपने सजेशन दे दिए, अब इसमें से इनके देखते हैं। जैसे कि राहुल का सजेशन की बात करें तो राहुल ने एकदम कुछ चीज़ें सही बोली है। जैसे कि यहाँ पर इसने बोला है कि दोनों ने सेम फोर्स एक्सपीरियंस किया, सही बात है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होंगे तो सेम फोर्स दोनों ने एक्सपीरियंस किया। ठीक है, पर इसने यहाँ पर ये नहीं बताया कि जो हमारा वेलोसिटी में चेंज आया इंसेक्ट का और वेलोसिटी में चेंज आया इसका, वो सेम नहीं है। इसके अंदर वेलोसिटी में, इंसेक्ट के अंदर वेलोसिटी में जो चेंज है वो ज़्यादा है मोटर कार के मुकाबले, ये नहीं बताया। ठीक है, जैसे कि किरण ने ये चीज बता दी थी कि इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर्ड टू द चेंज इन मोमेंटम मोटर का। किरण ने ये बात बता दी थी कि मोमेंटम में चेंज आया इसके, मोमेंटम में जो चेंज आया इसके, तो इसका मोमेंटम में चेंज आया वो ज़्यादा है इसके मुकाबले, तो वहाँ पर उसका सजेशन सही था। तो ये है इस पूरी सिचुएशन के बारे में हमारा आंसर। तो इसका आंसर ऐसे देना है तुम्हें कि एक्शन और रिएक्शन बराबर हो गया, मतलब फोर्स बराबर हो गया। मोमेंटम में चेंज एज अ होल देखें तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, पर इंसेक्ट का मोमेंटम में ज़्यादा चेंज होगा मोटर कार के मोमेंटम के। तो ये हो गया, क्वेश्चन खत्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाउ मच मोमेंटम विल द डम्बेल अब इसने बोला है कि एक डंबल है जिसका मास हमारा कितना है, डंबल का मास है हमारा 10 kg का। डंबल का मास हमें दे रखा है 10 kg और ये पूछा हुआ है कि जब ये गिरेगा 80 सेंटीमीटर की हाइट से, जब ये 80 सेंटीमीटर की हाइट से नीचे गिरेगा तो इसने फ्लोर को कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया होगा अगर इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लें। इसका मास दे रखा है 10 kg, ठीक है। तो इसने दूरी कितनी तय करी है, ऊपर से नीचे आने में इसने दूरी कितनी तय करी है, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से किस में जाना पड़ेगा, हमें मीटर में जाना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 कर देना, 0.8 मीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये ऊपर से गिर गया है ना, तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0। ऊपर से गिरा है सीधे नीचे। फाइनल स्पीड हमें नहीं पता है कि जब ये फ्लोर पे गिरेगा तो उस टाइम क्या होगी, पर हमें ये बोल दिया है कि इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो है वो कितने का है, 10 का है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितने का है, 10 का है। तो पूछा है कि ये डंबल अगर हमारे ऊपर से नीचे गिरा है और ये फ्लोर, तो ये डंबल जैसी ऊपर से नीचे गिरा है, कितनी हाइट से गिरा है, 80 सेंटीमीटर की हाइट से। तो और इसकी इनिशियल स्पीड यहाँ कितनी है हमारी, 0, ठीक है। तो ये इसने इस पॉइंट पे फ्लोर को कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया होगा, तो इस पॉइंट पे जो डंबल का मोमेंटम होगा वही मोमेंटम इसने इसको दिया होगा। इस पॉइंट पे जब ये स्पर्श को या फ्लोर को टच करने वाला होगा, उस पॉइंट पे जो इसका मोमेंटम होगा उस टाइम पे उतना मोमेंटम इसने ट्रांसफर कर दिया होगा। तो सीधे सीधे हमें क्या निकालना है कि यहाँ पर इसका क्या मोमेंटम है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम निकालने के लिए पहले निकालनी पड़ेगी इसकी यहाँ इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, मतलब हमें क्या चाहिए, v चाहिए, ठीक है। हमारे पास u है, s है, u है, s है और a भी है। तो v² माइनस u² 2as लगा देते हैं। ठीक है, तो उसकी v आ चुकी है हमारी, ठीक है। तो हमारी v आ चुकी है इसकी √16 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। और v आ चुकी है, फाइनल स्पीड आ चुकी है, तो मोमेंटम इसका क्या होगा, ठीक है, mv, और वही इसने ट्रांसफर किया होगा। तो मोमेंटम ट्रांसफर टू फ्लोर, मोमेंटम ट्रांसफर टू फ्लोर हमें निकालना है। फ्लोर को कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ हो तो क्या हो जाएगा, mv, जो इसका मोमेंटम होगा उस टाइम पे, ठीक है, mv। m इसका था हमारा 10 का और v इसकी कितनी आ गई थी हमारी 4 थी। तो 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ होगा फ्लोर को वो होगा 40 kg मीटर पर सेकेंड का। समझ में आ गया, जितना मोमेंटम इस पे होगा, इसका मोमेंटम होगा यहाँ पर mv, वही मोमेंटम ट्रांसफर हुआ होगा फ्लोर को। उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी निकाल ली और बस ये सॉल्व हो चुका है। तो इसके साथ आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। थैंक यू।